स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में कि हमारे देश में जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम है वो कैसा है। ठीक है, तो पहली चीज, एक तस्वीर आप लोग देखें। इसमें बहुत से ऐसे सिंबल्स होंगे जो जाने पहचाने लग रहे हैं आपको। इससे आपने कई बार खाना मंगाया होगा, स्विगी से, फ्लिपकार्ट से आपने सामान मंगाया होगा, जोमेटो से खाना मंगाया होगा, बिग बास्केट से सामान खरीदा होगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनसे आप दो चार हो चुके हैं। असल में ये लोग कौन है? ये लोग हमारे देश के स्टार्टअप है। स्टार्टअप तो मेरे देश में 1000 से ज्यादा है, और दुनिया में तीसरे नंबर पे आता है मेरा देश स्टार्टअप के मामले में। इतने ज्यादा स्टार्टअप मेरे यहाँ खुल रहे हैं। वो अलग बात है कि बंद भी बहुत से हो रहा है, लेकिन खुल रहे हैं लोग, इनिशिएट कर रहे हैं, सरकार उनको हेल्प कर रही है, फंडिंग आ रही है, तो खुल भी बहुत रहे हैं। उनमें से कुछ स्टार्टअप जो हो जाते हैं वो, जिन्हें हम कहते हैं कि ये हो गए बहुत बड़े जब स्टार्टअप हो जाते हैं, जैसे हम बायजूस की बात करें, अन अकेडमी की बात करें एजुकेशन के फील्ड में, या ओला की बात करें, उबर की बात करें ट्रांसपोर्ट की फील्ड में, या फिर जैसे फ्लिपकार्ट की बात करें। ठीक है, ये सब जो जब एक अच्छा शब्द है मेरे दिमाग से, मतलब जुबान से फिसल रहा है, जब कोई स्टार्टअप या कोई कंपनी 1 बिलियन डॉलर का मार्क क्रॉस कर लेती तो उसे क्या कहते हैं, कोई बताएगा? कोई कंपनी अगर 1 बिलियन डॉलर का मार्क क्रॉस कर लेती है तो उसे क्या कहते हैं? बड़ा अच्छा शब्द है, मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है। चलिए, जब आएगा तो बता दूंगा। बहुत छोटा सा शब्द है यार, यूनिकॉर्न। कभी कभी कोई चीज दिमाग में रहती है, हम जुबान पे नहीं आती। यूनिकॉर्न। तो जब कोई कंपनी 1 बिलियन डॉलर का मार्क क्रॉस कर लेती है, 1 बिलियन डॉलर, 1 बिलियन डॉलर, 1 मिलियन में 10 की पावर 6 होता है, 1 बिलियन में 10 की पावर 9 होता है। ठीक है, ये बिलियन है। और डॉलर, भारत के रुपए के हिसाब से डॉलर की कीमत देख लेना आप क्या है। कोई कंपनी जब इतनी बड़ी कंपनी बन जाती है उसे कहते हैं यूनिकॉर्न। तो हमारे देश में कई ऐसे स्टार्टअप हैं जो यूनिकॉर्न बन चुके हैं। जैसे मैंने बायजूस का नाम लिया, ओला का नाम लिया, जोमेटो का नाम लिया, स्विगी का नाम लिया, बिग बास्केट का नाम लिया, फ्लिपकार्ट का। ये सब यूनिकॉर्न कंपनियां हैं, मतलब इनका मार्केट वैल्यू 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा का। ठीक है, तो हमारा देश जो है दुनिया में तीसरे नंबर पे आ रहा है स्टार्टअप खुलने के मामले में। इसका मतलब मेरे देश में जो सरकार है, मेरे देश में जो एनवायरनमेंट है वो स्टार्टअप के लिए अनुकूल है। इसी वजह से मेरे देश में स्टार्टअप खुल रहे हैं। मतलब मेरे देश में स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम है वो बहुत बढ़िया है, वो बहुत गुड है। अब स्टार्टअप क्या होता है? इसको शुरू किया गया है, स्टार्टअप आपने शुरू किया, तो स्टार्टअप का सबसे मेन नींव होता है, सबसे मेन चीज होता है कोई आइडिया। जैसे एक ऐड आता है ना, एक आइडिया जो बदल बदल दे आपकी दुनिया। तो आपके पास आइडिया होना चाहिए, और वो जो आइडिया हो वो क्या हो? वो लोगों की जीवन स्तर को बेहतर बनाए, यानी ईज ऑफ लिविंग करे। आपके पास कोई आइडिया है जिससे लोगों का जीवन स्तर अच्छा हो, सुगम हो, ईज हो जाए। दूसरा, वो जो आइडिया है वो कमर्शियली वाइबल रहे। कमर्शियली वाइबल मतलब अगर इस आइडिया पे हम पैसा लगाएंगे तो इससे भी मुनाफा होगा। तो अगर आपका आइडिया लोगों के जीवन को और बेहतर बना सकता है, जैसे जोमेटो जब नहीं था तो लोग सोच नहीं सकते थे कि हम किसी ऐप में जाके कोई खाना ऑर्डर कर लेंगे, या फ्लिपकार्ट जब नहीं था तो कोई सोच नहीं सकता था कि यार हम घर में बैठे सामान मंगा लेंगे। लेकिन ये लोग आए और इन लोगों ने हमारे जीवन को आसान बनाया, और इससे वो भी कमाए, हमको भी बेनिफिट हुआ, तो ये कमर्शियली वाइबल भी है। तो आपके पास कोई आइडिया, ये जो मैंने चीज बताई ना, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि स्टार्टअप में किस आइडिया के पास क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। तो आइडिया के पास दो शर्तें होनी चाहिए। कोई भी स्टार्टअप आपको शुरू करना है तो आपके आइडिया पहले लोगों का जीवन स्तर सुधारे। ऐसा नहीं कि जो चीज पहले से बन चुकी है वो आप बना रहे हैं, कोई नया चीज जिससे लोगों का जीवन, यानी ईज ऑफ लिविंग, किसकी लिविंग? इंसानों की, इंसान ह्यूमंस की लिविंग जो है, जीवन स्तर जो है वो थोड़ा बेहतर हो और वो कमर्शियली वाइबल हो। तो वो आइडिया, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया और देश की दुनिया सबकी, है ना। तो स्टार्टअप के लिए चाहिए आपको आइडिया, और आपके पास आइडिया है, फिर आपको चाहिए पैसा या फाइनेंस। तो असल में ये न्यूज में क्यों आया? ये न्यूज में इसलिए आया कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्कीम लॉन्च की, उसका नाम है प्रारंभ।
प्रारंभ नाम से एक स्कीम लॉन्च की, ठीक है, सॉरी स्कीम कर रहा हूँ, एक समिट लॉन्च की, प्रारंभ द स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट। ये एक पूरा कॉन्फ्रेंस था, एक समिट हुई थी, एक संगोष्ठी हुई थी, इसका नाम था प्रारंभ। तो ये एमसीक्यू मतलब प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में भारत सरकार ने एक समिट आयोजित की, इसका नाम था प्रारंभ। वो किससे जुड़ी हुई है? तो ऑप्शन आ सकता है स्टार्टअप से, या एनवायरमेंट से, या फिर इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग से, ऐसे ऑप्शन देख के पूछ सकते हैं। तो ये एक समिट आयोजित की थी और इसको इनॉग्रेट पीएम मोदी ने किया। अब इस समिट में ऐसा क्या था, प्रारंभ नाम की समिट में ऐसा क्या था? तो भाई देखिए, आपके पास एक आइडिया है, आपके पास एक आइडिया, अब ये आइडिया से तो थोड़ा सा काम चलेगा। आपको आइडिया, तो आपको क्या चाहिए? आपको फंडिंग चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा भी आ गया। फिर आपके आइडिया में आपने तो एक मोटा मोटा आइडिया बना दिया कि भाई अगर हम लोग ऐसा करें कि हम लोग पानी से कार चलाएं तो हमारा पेट्रोल बचेगा, जिससे लोगों का जीवन अच्छा होगा, एनवायरमेंट भी बचेगा। तो ये आइडिया है। और आप फिर आपका तो आइडिया है, लेकिन अब आपके आइडिया में कुछ दम है कि नहीं? हवा में तो बात नहीं कर रहे हो। तो कुछ प्रोटोटाइप बना के देना पड़ेगा, यानी कुछ उसका मॉडल बना के देना पड़ेगा। इसके लिए आपको लगेगा रिसर्च। और रिसर्च कौन करेंगे? एकेडमिक्स वाले, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ठीक है। तो रिसर्च करेंगे एकेडमिक्स वाले, और वो बताएंगे हाँ इस आइडिया में दम है। फंडिंग कौन करेगा? फंडिंग इंडस्ट्री करेगी। हो सकता है कोई कंपनी बोल दे कि ठीक है मुझे इस आइडिया में अच्छा लग रहा है, मैं पैसा लगाऊंगी, या कोई इन्वेस्टर हो जो पैसा लगाता है वो फंडिंग कर देगा। तो ये जो प्रारंभ नाम की समिट थी, यहाँ पे मोदी सरकार ने ये कोशिश की कि एक आइडिया के लिए जो जो चीजें लगती हैं उससे जुड़े हुए क्षेत्रों के लोगों को एक जगह इकट्ठा कर लो। मतलब जो पैसा लगाने वाले हैं उनको भी इकट्ठा कर लो, जो पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग हैं उनको भी इकट्ठा कर लो, सरकार की जो मिनिस्ट्रीज हैं उनको इकट्ठा कर लो, ठीक है। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं कि भाई हम इसमें कुछ अपना इनपुट दे सकते हैं, यानी और स्टेक होल्डर्स जो इससे इंटरेस्टेड है, उन सबको एक ही जगह बुला लो, एक ही जगह बुला के एक बैठक कर लो। और जिससे कि भाई लोग बताएंगे अपना आइडिया। हो सकता है मालूम चला इस समिट में 500 आइडियाज आए, लेकिन उनमें से 25 आइडिया ऐसे थे जिसने लोगों को खुश कर दिया। फंडिंग करने वाले भी तैयार है कि हम पैसा दे रहे हैं, एकेडमिक्स भी बोल रहे हैं, पढ़े लिखे लोग भी बोल रहे हैं कि हाँ सर ये संभव है, ये हो सकता है ना। और जो मिनिस्ट्री है सरकार की, वही बोल रही है कि हाँ अगर इस तरह की कोई फाइल मेरे पास आएगी, प्रपोजल आएगा, तो हम उसको अप्रूवल दे देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस समिट में क्या हुआ, जो भी स्टेक होल्डर्स थे, एक आइडिया को इनोवेशन बनाने में, एक आइडिया को इनोवेशन या रियलिटी में तब्दील करने के लिए, जो जो चीज लगेगा उससे जुड़े हुए लोगों को एक जगह बुला लो। और इस समिट का नाम था प्रारंभ समिट, है ना। तो जब मोदी सरकार आई है 2014 में पहली बार चुनी गई थी, तो 2016 में इन्होंने स्टार्टअप इंडिया मिशन चालू किया था। स्टार्टअप इंडिया मिशन में यही था कि हमारे देश के जो युवा लोग हैं, जो इनोवेटिव लोग हैं, जिनके पास अच्छी सोच है, अगर उनके मन में कोई आइडिया है तो वो उस आइडिया को लाएं। और उस आइडिया से, भाई देखिए इनके स्टार्टअप इंडिया के बाद से ही, जैसे हम बात करें कि अन अकेडमी बात की खुली हुई है, तो उसको भी स्टार्टअप इंडिया से बहुत फायदा मिला। इस तरह हजारों स्टार्टअप्स हैं जो कि स्टार्टअप इंडिया से उनको सहायता मिली, और आज वो यूनिकॉर्न बन गए, यानी $1 बिलियन से ज्यादा का उनका टर्नओवर हो गया है। तो आपको ध्यान के रखना है प्रीलिम्स के हिसाब से। प्रारंभ प्रारंभ क्या है? प्रारंभ एक समिट थी जिसने ऑर्गेनाइज कराई है, सेंट्रल मिनिस्टर गवर्नमेंट ने। उसमें क्या किया गया है, जो भी स्टेक होल्डर्स है, चाहे उद्योग वाले हैं या एकेडमिया वाले हैं, इन्वेस्टर्स हैं, स्टार्टअप्स वाले हैं, वो सब लोगों को इकट्ठा किया गया, जिससे कि हम नए आइडियाज पे काम कर सकें और ज्यादा समय गवाए हम उस चीज को रियलिटी या वास्तविकता में ला सके, ठीक है। अब हमारे देश में अगर आपको स्टार्टअप शुरू करना है तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा? ये अगला इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे देश में अगर स्टार्टअप शुरू करना है तो जो मंत्रालय उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये मंत्रालय है। अब इस मंत्रालय का भी एक स्पेशल डिपार्टमेंट है, इसका फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस नाम को हमेशा याद रखना। DPIIT डिपार्टमेंट है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और इसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसका मतलब ये एक ऐसा विभाग है जिसका काम है हमारे देश की जो उद्योग है, जो चल रहे हैं उनको भी बढ़ावा देना, और जो उठ रहे हैं, जो पैदा हो रहा है, जो स्टार्टअप हो रहा है, उनको भी बढ़ावा देना। साथ में हमारे देश में जो आंतरिक ट्रेड हो रहा है उसका रेगुलेशन करना, उसमें अपना इनपुट देना। तो ये एक डिपार्टमेंट है DPIIT। ये किसके लिए सीधे रिस्पॉन्सिबल है? स्टार्टअप इंडिया मिशन भी ये चलवा रहा है एक तरह से, और जो स्टार्टअप खुल रहे हैं उनको भी परमिशन इसी से लेनी पड़ती है। तो नाम ध्यान रखना है DPIIT,
ठीक है, आता है बिल्कुल। आप पुराने पेपर्स उठा के देखेंगे, सीधे सवाल उठा के देता है कि ये स्कीम किसके अंडर चल रही है, ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट चला रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट चला रहा है। ठीक है, तो अभी तक आपको क्लियर हुआ जो मैंने समझाया, स्टार्टअप्स क्या है और क्या समिट है और किसके अंडर चल रही है, बता दीजिए। यस सर। अब इस समिट में ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत के लोग थे, विदेशों से भी लोग आए थे। भाई हर अमीर आदमी, हर बड़ा आदमी ये सोचता है कि यार मेरे पास पैसा है, कहीं कोई ऐसा आइडिया मिल जाए जिसमें मैं इन्वेस्ट कर दूं, मैं भी कमाऊं वो भी कमाए। तो दुनिया भर के लोग आए थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे, बहुत सारे पैसे वाले लोग आए थे, यहाँ तक बिम्स्टेक बिम्स्टेक जो समूह है जिसमें 7 कंट्रीज हैं, इनके इन देशों से भी लोग आए थे। इतना हमको नहीं जानना है, बस ये जानिए कि भारत के पास आइडियाज हैं, भारत के लोग काफी ब्रिलियंट हैं, और दुनिया को इस पे कोई शक नहीं है, इसलिए वो भारत में आते हैं। इस तरह की समिट में दुनिया भर से लोग आते हैं कि भाई क्या पता कोई नया आइडिया निकल जाए। अब सवाल ये है कि जो स्टार्टअप्स हैं, ये स्टार्टअप है, ठीक है, ये हमने देखा किसके अंडर, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है हमने देखा, लेकिन ये रजिस्टर्ड किस में होते हैं, ये रजिस्टर्ड होते हैं कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर स्टार्टअप रजिस्टर्ड होते हैं। अभी हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कंपनीज एक्ट 1956, और हमने बोल रहे थे कि जो एनबीएफसीज है वो कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड होते हैं। तो कंपनी एक्ट आजाद भारत में 2 आए हैं, एक 1956 का, एक 2013 का। दोनों के लिए अलग अलग शर्तें हैं कि किस तरह की कंपनी 1956 वाले के अंदर रजिस्टर्ड होगी और किस तरह की कंपनी 2013 वाले के अंदर रजिस्टर्ड होगी। तो ध्यान रखना, स्टार्टअप जो है वो 2013 वाले कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होता है। अब सवाल ये है कि स्टार्टअप कहलाता कौन। कोई कंपनी कोई भी काम को स्टार्टअप कहलाने के लिए क्या शर्तें माननी पड़ती है भाई? क्या चाय वाला स्टार्टअप है क्या? क्या कोई फुल्की बेचा वो स्टार्टअप है क्या? कुछ तो शर्तें होंगी कि किसी को स्टार्टअप कहा जाए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार्टअप क्या शर्तें हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधे स्टेटमेंट के रूप में आता है कि स्टार्टअप की क्या शर्तें हैं। तो इसमें देखिए, पहली चीज, जो भी स्टार्टअप होगा वो 10 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। पहले ये शर्त 7 साल थी, 7 ईयर थी। अब इसको 10 साल इसलिए कर दिया गया क्योंकि कोविड-19 आ गया है, तो बहुत सारे स्टार्टअप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। असल में जो स्टार्टअप बनता है ना, उसको कुछ टैक्स में छूट मिलती है, उसको सरकार से फंडिंग मिल जाती है सस्ती रेट में। तो पहले ये शर्त थी कि अप टू अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स, लेकिन इसको कोविड-19 पैंडेमिक को देखते हुए इसको बढ़ा दिया कि 10 साल, मतलब 10 साल से पुराना, यानी कम पुराना अगर आपकी कोई फर्म है, स्टार्टअप है, तो वो स्टार्टअप में आएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, 10 साल, पहले 7 साल का था। दूसरा, उसका जो एनुअल टर्नओवर है वो 100 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए, 100 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक, दूसरी शर्त। तीसरी शर्त, वो किस क्षेत्र में काम कर रही हो, इनोवेशन के क्षेत्र में या किसी कुछ नया डेवलप कर रही हो, या कोई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पे इम्प्रूवमेंट कर रही है। जैसे मान लीजिए कार है, अभी कार 1 लीटर में चल रही, मान लीजिए 15 किलोमीटर, तो ये इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं कि हम 1 लीटर में इसी कार को 25 किलोमीटर चलाएंगे। तो ऐसा भी कोई काम कर रही है, कोई प्रोडक्ट में कर रहे हैं, कोई प्रोसेस में कर रहे हैं, कोई सर्विसेज में कर रही है ना, तब उसको हम क्या बोलेंगे, स्टार्टअप, स्टार्टअप बोलेंगे। और स्टार्टअप होने के क्या क्या फायदे हैं ये देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा, अभी स्टार्टअप के लिए शर्त होगी 10 साल तक, कि 10 साल से कम उसकी अगर आयु है तो वो स्टार्टअप में गिना जाएगा। दूसरा, उसका वार्षिक जो टर्नओवर है, उसके कुल काम 100 करोड़ से कम होना चाहिए। और तीसरा, वो कुछ नया काम कर रही हो, कुछ प्रोडक्ट में काम कर रही, प्रोसेस में काम कर रही, सर्विसेज में काम कर रही, कुछ नया बना रही है, या कुछ जो बने हुए उसी को सुधार रही है। ये सब चीज रहेगी, है ना। तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखने हैं। अब ये जो चीज लिखी हुई है ये आपको ध्यान नहीं रखनी। अब हम चलते हैं एक डायग्राम की ओर। ये डायग्राम आप देखिए। असल में ये समझने के लिए इसको रटना नहीं है, सब समझना है। हैंड होल्डिंग क्या होता है भाई? कोई आपके पास आया और आपसे बोला कि यार मेरी मदद करो, तो आपने उसका हाथ थामा, उसको उससे हाथ मिलाया और बोला दोस्त परेशान मत हो, मैं तुम्हें थाम के रखा हूँ,
मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में है, कोई दिक्कत नहीं होगी, जो होगा देखा जाएगा। हैंड होल्डिंग, तो पहला प्रोसेस है हैंड होल्डिंग। कोई व्यक्ति या 2-4 व्यक्ति अपना आइडिया लेकर आए, वो अपना आइडिया लेकर आए, तो सरकार ने उनका हाथ थामा, हैंड होल्डिंग किया कि नहीं आपका आइडिया में दम है, हमें पसंद है, अब आपका स्टार्टअप तो खुलेगा। तो पहली चीज तो लीगल सपोर्ट मिलता है कि भाई स्टार्टअप खोलने के लिए क्या क्या प्रोसेस होती है। भाई आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें बहुत सारे सर्टिफिकेट लगते हैं, परमिशंस लगती हैं, ठीक है, वो सारे सर्टिफिकेट लगते हैं, परमिशंस लगती है, एनओसी लगती है। आप एक छोटी सी पान की दुकान भी खोलने जाएंगे तो नगर निगम में 10 कागज मांग लेगा आपसे। तो स्टार्टअप खोलना है आप, और जो कि स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे इफेक्ट मारेगा, कल को वही जोमेटो या बायजूस बन जाएगा। तो जितने भी सर्टिफिकेट लगते हैं, मान लो कोई ऐसा स्टार्टअप आप खोल रहे हो जो लेबर लॉ लेबर मिनिस्ट्री से कोई एनओसी चाहिए, या कोई ऐसा स्टार्टअप खोल रहे हो जिसमें एनवायरनमेंट को थोड़ा नुकसान हो सकता है, या एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ कोई काम है, तो आपको जहां जहां से चाहिए परमिशन, वो सब परमिशन सरकार देगी हैंड होल्डिंग के तहत। और आप जो काम करेंगे उसको आईपीआर के तहत भी रजिस्टर्ड करेगी, या उसको मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के तहत भी उसको दर्ज करवाने में सहायता करेगी। और अगर कोई ऐसा चीज जो पहले से बन चुका है, जैसे मान लीजिए किसी ने आविष्कार किया है कि भाई कोई भी, फॉर एग्जांपल कोई भी आविष्कार, कोई भी, जैसे मान लीजिए मैं पेन टैप से आपको पढ़ा रहा हूँ, अब ये पेन टैप की जो टेक्नोलॉजी है किसी ने आविष्कार की है। अब मैं एक ऐसा स्टार्टअप बनाना चाह रहा हूँ कि मैं इसी पेन टैप, ये जो पेन टैप है इसमें मैं कुछ ऐसा काम करूंगा कि व्यक्ति बस बोले और पेन टैप में लिखना शुरू हो जाएगा, व्यक्ति बोले और पेन टैप में लिखना शुरू, मतलब वॉइस सीधे टेक्स्ट में तब्दील हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ पेन टैप। तो अब पेन टैप जिसने बनाया है उसके पास तो उसके आईपीआर है, उसके पास तो उसके पेटेंट है। तो अगर आप उसी चीज में कुछ नया करना चाह रहे हैं तो ये आईपीआर से जुड़े हुए जो मसले हैं उसमें आपकी सरकार सहायता करेगी। और आपको जो भी चाहिए, फॉर एग्जांपल आईपीआर से जुड़ी हुई कोई भी चीज चाहिए, आप कोई ऐसा नया काम करना चाह रहे हैं, आपने नया काम किया तो आपका पेटेंट भी करवा देगी। आप कोई ऐसे काम पे काम करना चाह रहे हैं जो पहले से बन चुका है तो उसका किसी के पास पेटेंट है, उससे पेटेंट वेवर करवा देगी। जो भी, कुल मिलाकर सरकार ने हाथ थाम लिया है, आपका पूरा लिखा पढ़ी वाला काम हो जाएगा, मतलब आपका स्टार्टअप रजिस्टर्ड हो गया, ठीक है, सर्टिफिकेट मिल गया। अब दूसरी दिक्कत है पैसे की, रजिस्टर्ड तो हो गया, पैसा कहाँ से आएगा, फंडिंग कहाँ से आएगी, इंसेंटिव कहाँ से आएगा। तो सरकार ने अपने स्तर पे बोला है सिडबी, सिडबी एक बैंक है, इसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी, है ना। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय लखनऊ में है सिडबी का। तो इस सिडबी को सरकार ने नोडल बनाया है अपने स्तर पे कि भैया सिडबी, हम तुम्हें 2,500 करोड़ रुपए दे रहे हैं, कितने, 2,500 करोड़ रुपए, और हम तुम्हें 2,500 करोड़ रुपए दे रहे हो, और अधिकतम इसको आप 10,000 करोड़ तक यूज कर सकते हो, मतलब हर साल के तुम्हें 2,500 के हिसाब से 4 साल का 10,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं, और ये पैसा तुम उन लोगों पे लगाना जो लोग स्टार्टअप है, और अगर तुम्हें लगे, वो अपनी फाइल तुम्हारे पास लाएंगे, तुम्हें लगता है तो उनको तुम फंडिंग कर देना, उनको तुम फंडिंग कर देना। और सरकार ने ये भी बोला है कि सिडबी, अगर तुम नहीं लोन दे पाए, तुमसे नहीं हो पा रहा है, तो तुम जो बैंक है, जो भी बैंक्स हैं, उनसे इनका लोन करवा देना, और क्रेडिट गारंटी में इनकी सहायता कर देना। मतलब बैंक वाले बोलेंगे भैया गारंटर कौन है, हम आपको 10 लाख का लोन क्यों दें या 50 करोड़ का लोन क्यों दें। तो सिडबी से कहा गया सरकार ने कि भैया तुम इनकी सहायता कर देना। तो और सरकार ने अगले 4 साल का ये टारगेट रखा है कि अगले 4 साल में सिडबी अपने स्तर पर 10,000 करोड़ रुपए का लोन बांटेगा, और अगर नहीं बांट पा रहा है या कोई दिक्कत है तो उसको बाहर से भी व्यवस्था कराएगा सिडबी। ध्यान रखिएगा, स्टार्टअप के लिए सरकार ने सिडबी को डेजिग्नेट किया है। तीसरा, पैसा भी आ गया भाई, कंपनी भी खुल गई, पैसा भी है कि अब इंक्यूबेशन, मतलब अब तैयार करना है अपना माल, अपना आइडिया को रियलिटी में लाना है। हमने कुछ सोचा था, अब उसको हमें वास्तविकता में लाना है। तो उसके लिए जो इंडस्ट्रीज हैं, जो इस क्षेत्र में पहले से काम कर रही, उनका सहयोग आपको मिलेगा। जो एकेडमिया लोग हैं, जो मान लो पढ़ाई लिखाई से जुड़े हैं, रिसर्चर्स है ना, डॉक्टरेट्स हैं, उनकी कोई सलाह चाहिए वो आपको मिलेगा। सरकार ने अटल टिंकरिंग लैब बना के रखी है, 500 अटल टिंकरिंग लैब। इस लैब में ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं होता है, असल में इस लैब में सरकार ने आईटी से जुड़े हुए सामान रखे हैं, यानी कंप्यूटर से जुड़े हुए सामान रखे, और यहाँ पे जो प्रोफेशनल्स हैं, जो कि मास्टर्स हैं इस फील्ड के, उनको डिप्लॉय किया हुआ है कि अगर कोई आपसे सहायता लेना चाहे तो आप उनको दीजिए, ठीक है। तो सरकार ने रिसर्च पार्क बना के रखे हैं। ये सब चीज रटना नहीं है, बस ये जानिए कि सरकार, देखिए, शुरुआत से आपका सर्टिफिकेट खुल, मतलब आपका स्टार्टअप रजिस्टर्ड कहाँ होगा, DPIIT के अंतर्गत। रजिस्ट्रेशन से लेकर पैसा दिलवाने से लेकर आपके स्टार्टअप को अमली जामा पहनाने तक सरकार आपके साथ है, ठीक है। और सरकार ने एक यहाँ पे एक अलग से स्कीम निकाली, निधि के नाम से स्कीम निकाली है, जिसके तहत ये है कि 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा 20 स्टूडेंट्स को,
मतलब कोई छात्र है, उसके मन में कोई आइडिया है कि हाँ सर ऐसा हम कर सकते हैं, तो सरकार के पास जाए। सरकार अगर सब कुछ बढ़िया रहता है तो निधि स्कीम से उसको 10 लाख रुपए तक का सरकार असिस्टेंस दे सकती है। लोन नहीं है, ये उधार नहीं है, सरकार दे रही 10 लाख रुपए रखो और अपना काम करके दिखाओ। ठीक है। एक है कि 69 आविष्कार योजना, इन सबको इतना याद नहीं रखना, लेकिन मोटे तौर पे जानना कि सरकार देखिए शुरू से अंत तक आपके साथ खड़ी है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दुनिया में 3rd नंबर पे भारत है स्टार्टअप पे, दुनिया में 3रे नंबर पे स्टार्टअप भारत में ही खुल रहा है। ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना है कि सरकार सर्टिफिकेशन से लेकर फंडिंग ये सब चीज कराती है। हाँ, एक अच्छी बात ये भी है, ये चीज देखिए, अगर मान लीजिए किसी ने स्टार्टअप खोला, उसका स्टार्टअप नहीं चला, उसका स्टार्टअप नहीं चला, अब उसको स्टार्टअप बंद करना है, उस पर कर्जा भी हो गया, तो सरकार आपकी कंपनी को बंद करवाने में, आपका कर्जा मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया था या लोगों से लोन लिया था, उसको सेटल करवाने में भी सरकार आपका साथ देगी। इसके लिए एक बाकायदा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बिल आया हुआ था 2015 में, उसकी सहायता से सरकार इसमें भी हेल्प कराएगी। ये क्या है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये कभी विस्तार से हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब चीज मिलेगी करंट अफेयर्स में, डेफिनेटली ये सब चीज मिलेंगी। अभी हमने स्टार्टअप की वो देखी थी शर्तें, उसमें ये था कि भैया 10 साल से पुराना होना का मतलब कम उम्र का होना चाहिए, 100 करोड़ से अधिक का उसका टर्नओवर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें हमने देखी थी। अब अगर कोई चीज स्टार्टअप के अंदर आ जाती है तो उसको क्या फायदा मिलता है? उसको फायदा ये मिलता है कि अगले 3 साल तक उसको अपनी कमाई पे 1 रुपया टैक्स नहीं देना, मतलब टैक्स फ्री इनकम हो रही है, वो जो भी कमा रहा है उसको सरकार को टैक्स नहीं देना, 3 साल तक टैक्स नहीं देना है। ठीक है, ये बहुत बड़ा फायदा है भाई। किसी को अगर हर साल के 5 या 10 लाख के हिसाब से उसका टैक्स बचे तो तीन साल के 30 लाख तो बच गए ना। तो ये एक फायदा है कि जो स्टार्टअप में है उनको क्या फायदा होता है, तो उनको शुरुआत के 3 साल में कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता है। तो सरकार समय समय पे बहुत सारे इवेंट भी चलाती है, जैसे अभी चलाई थी प्रारंभ नाम से। ठीक है, तो इवेंट चलाती रहती है, लोगों से मिलवाती रहती है कि भैया, जैसे मान लीजिए एक स्टार्टअप खोलने वाला व्यक्ति के सामने ओला का मालिक खड़ा है, तो ओला ने एक सफल स्टार्टअप शुरू किया है, या बायजूस का मालिक खड़ा है, तो सब ये गैदरिंग करवाती है सरकार कि जो स्टार्टअप खोल रहे हैं वो भी आ जाए, जिनके खुल चुके हैं बड़े लोग बन गए हैं, सक्सेसफुल हैं, वो भी आ जाए, इनके पास पैसा है वो भी आ जाए। तो इवेंट सरकार समय समय पर करवाती रहती है। सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है, सरकार का मतलब जिसे कहते हैं आंखों का तारा, ये स्कीम है। 2016 से सरकार इस पे लगी हुई है, और मोदी सरकार की ये उपलब्धि है कि इन्होंने स्टार्टअप इंडिया को ना बहुत अच्छा बूस्टअप दिया है। और बहुत सारी चीज जो हमारे देश में बनती नहीं थी, वो बनने लगी हैं, होने लगी हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे स्टार्टअप है, दुनिया भर में अपनी ब्रांचेस खोल रहे हैं, हेडक्वार्टर्स खोल रहे हैं, अपने ऑफिस खोल रहे हैं। तो भारत अच्छा कर रहा है। हाँ, ये है कि यूएसए, चाइना, इसराइल के हिसाब से हम उतना तेजी से नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी हम चल तो रहे हैं, हम दौड़ तो रहे हैं, भले कछुए की रफ्तार से दौड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम चल रहे हैं। और स्टार्टअप जो इंडिया प्रोग्राम है, लगभग सफल प्रोग्राम है। हाँ, कहने वाले ये भी कहते हैं कि देश में इतने स्टार्टअप खुलते हैं, उसमें से बहुत सारे बंद हो जाते हैं, तो यार खुलेंगे तो बंद भी होंगे, लेकिन खुल रहे हैं, ये अच्छी बात है, सरकार इनको। अच्छा, एक शब्द और आता है वेंचर कैपिटल फर्म्स का। वेंचर कैपिटल फर्म्स ये क्या होती है, ये जान लीजिए। जैसा कि मैंने बोला कि भैया कोई भी स्टार्टअप खोलने के लिए या कोई भी आइडिया में काम करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। तो एक तो पैसा ये कि कहीं से लोन मिले, तो लोन मिलेगा तो उधार चुकाना पड़ेगा, या सरकार लोन दे रही, सिड भी लोन दे रही, तो ये सब तो चुकाना पड़ेगा ना, ये सब लोन हमें चुकाने पड़ेंगे। लेकिन जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, वेंचर कैपिटल्स, जैसे मान लीजिए वेंचर कैपिटल, जैसे टाटा है, टाटा के पास पैसा है, टाटा ने देखा कि ए नाम के व्यक्ति के पास एक आइडिया है जिसमें बड़ा दम है, और वो उस बात को समझा अच्छे से रहा है, उसके मन में विजन है कि उस काम को कैसे करेगा, उसको चाहिए पैसा। तो टाटा ने ए से बोला भाई कितने रुपए लगेंगे, अपनी डीपीआर बना के लाओ, अपनी मतलब अपनी फाइल बना के लाओ, कितने रुपए लगेंगे। ए ने बोला कि सर अभी तो लगेंगे 60 करोड़ रुपए। तो टाटा ने बोला मैं तुम्हारे आइडिया पे 60 करोड़ रुपए लगाने को तैयार हूँ एज अ वेंचर कैपिटलिस्ट। इसका मतलब ये कि मैं ये पैसा तुमको उधार नहीं दे रहा हूँ, कल को ये काम नहीं आया, डूब जाए, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखना ये पैसा मैं तुमको दे रहा हूँ। तो टाटा इसके आइडिया पे जब पैसा देता है तो कुछ हिस्सेदार बन जाता है, कि तुम्हारी कंपनी का 10% हिस्सेदार मैं हूँ मान लीजिए, या 20% हिस्सेदार मैं हूँ। और कल को ये कंपनी चल निकलती है, मालूम चलता है ये कंपनी 1,000 करोड़ रुपए की कमाई करती है, और 10% के हिसाब से टाटा को कितना मिल जाता है, टाटा को मिलता है 100 करोड़ रुपए। टाटा ने लगाया कितना था, 60 करोड़ रुपए, और मिल कितना आ रहा है, 100 करोड़ रुपए। तो जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं ना, वो लोन नहीं देते, वो पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। डूबना,
उठना, पैसा बर्बाद होना, सब इनका रिस्क रहता है। लेकिन ये उस पे शेयर खरीद लेते हैं कि भाई तुम्हारी कंपनी का इतना हिस्सेदार मैं हूँ, और कल को वो कंपनी बड़ी हो जाती है तो इनको 1 रुपए के 1000 रुपए मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये वेंचर कैपिटलिस्ट भी देश में बहुत सारे हैं। और ये वेंचर जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि 47 वेंचर कैपिटल ने सरकार को 3000 करोड़ का वादा किया है कि अगर आपके पास अच्छे आइडिया हो तो हम लगभग 3000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो हमारे देश में वेंचर कैपिटलिस्ट की कमी है, आइडियाज की कमी है, और सरकार की दूरदर्शिता की भी कमी नहीं। सरकार भी बड़ी कमिटेड है इस काम में, इसलिए हमारे देश में यूनिकॉर्न कंपनी बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो $1 बिलियन से अधिक का उन्होंने व्यापारी धंधा कर लिया। जैसे यहाँ पे देखिए 2016 से लेकर 2020 तक हमारे देश में 34,800 स्टार्टअप खुले। माना कि इसमें बहुत बंद भी हो गए होंगे, लेकिन इतनी संख्या में स्टार्टअप खुलना मतलब इनका सर्टिफिकेट भी मिला, इनको पैसा भी मिला, इन्होंने काम भी शुरू किया, सब कुछ हो गया। ठीक है, और कुछ तो बहुत बड़े बन गए, कुछ डूब गए, लेकिन लोगों ने किया तो, सरकार ने इनिशिएटिव किया, लोगों ने पैसा लगाया, तो अच्छा, अपने इकोसिस्टम बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो अगर आप लोगों के मन में भी कोई आइडिया हो तो उस पर काम कर सकते हैं आप लोग। सरकार हमारी बहुत कमिटेड है इस समय, लेकिन आइडिया दमदार होना चाहिए। और आइडिया की मैंने शर्त बता दी थी कि पहला वो आइडिया लोगों के जीवन स्तर को सुधारे, दूसरा वो आइडिया कमर्शियली वाइबल भी हो, मतलब उससे पैसा कमाया जा सके। ये एक और ग्राफ है यहाँ पे कि सरकार ने एक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना निकाली है। मुद्रा योजना वैसे सबके लिए है, इसमें 3 तरह के लोन है, 50,000 से लेकर 10 लाख तक के लोन है, 10 लाख तक के लोन है, और ये सब के लिए मुद्रा योजना। अभी हाल ही में रघुराम राजन जो थे हमारे पूर्व RBI गवर्नर, उन्होंने कहा था सरकार ने मुद्रा योजना में इतना लोन बांट दिया है, वो पैसा वापस में नहीं आ रहा है, तो कहीं ये मुद्रा लोन जो है या मुद्रा योजना का जो पैसा का जो डिफॉल्ट है वो हमारे देश को कहीं भारी ना पड़े, ऐसा कहा था उन्होंने। तो मुद्रा योजना फिर से लाइमलाइट में आ गई। तो 50,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन उसे मिलता है, तो सरकार मुद्रा योजना के तहत भी लोन दिलवाती है। सरकार ने 1000 करोड़ का सीड फंड रखा है। सीड तो आप लोग समझते हैं ना, बीज, कि बीज अगर लगाएंगे, पानी डालेंगे तो कभी ना कभी तो पेड़ बनेंगे। सरकार ने एक सीड फंड जब भी शब्द आए ना, समझ जाना स्टार्टअप के लिए हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ बीज खरीदने की बात नहीं हो रही कि हम गेहूं चावल का बीज खरीद रहे हैं। यहाँ पे सीड फंड इसलिए कि सरकार 1000 करोड़ रुपए अपनी जेब से लगा रही है ऐसे स्टार्टअप्स पे जिसपे सरकार को भरोसा है कि हाँ ये कुछ बड़ा काम करेंगे। सरकार ने देखिए डेफिनेशन में चेंज कर दिया है। क्या किया है, पहले 7 साल था, अब कितना कर दिया, 10 साल कर दिया। ये डेफिनेशन में चेंज हो गया। सरकार ने 2020-21 के बजट में अभी तक क्या था, कंपनी बनाने के लिए कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होती थी, 2 लोगों की। लेकिन सरकार ने इस बार के बजट में, पहली चीज तो इस बार का जो बजट बड़ा ऐतिहासिक रहा है, इस बार का बजट पूरा पेपरलेस रहा है। ठीक है, सब इकोनॉमिक सर्वे भी, बजट दोनों पेपरलेस रहे। दूसरा, इस बार के बजट में सरकार ने बोला है कि एक आदमी अगर है, मान लो मैं हूँ और मैं बहुत अच्छी कोडिंग करता हूँ, बहुत अच्छी सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, मैं सब कुछ अपने दम से कर सकता हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। तो पहले ये था कि एक आदमी और चाहिए कंपनी खोलने के लिए, लेकिन सरकार ने इस बार 1 पर्सन कंपनी का भी कॉन्सेप्ट निकाल दिया कि अगर एक आदमी है तो वो भी कंपनी रजिस्टर्ड करा सकता है। एक आदमी, एक उस कंपनी में सिर्फ एक ही आदमी, तो 1 पर्सन कंपनी रजिस्टर करा सकता है। और स्टार्टअप में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 1 मैन शो है, 1 मैन आर्मी है, उन्हें अकेले ही सब काम कर लेते हैं। ठीक है, सरकार ने स्टार्टअप के लिए बैंकों को से कहा है कि स्टार्टअप वाले को आप प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में डालिए। असल में बैंक में जो लोन मिलता है ना, ऐसा नहीं कि बैंक किसी को भी लोन दे और किसी को लोन नहीं दे, ऐसा नहीं होता। सरकार कुछ सेक्टर बांट देती है कि भैया आपके हर बैंक के लिए, चाहे प्राइवेट हो सरकारी, सरकार सेक्टर बांटती है, यानी RBI सेक्टर बांटती है कि भैया मान लीजिए आपके पास 100 रुपए का लोन देना है, तो सरकार तय करती है कि भैया 40 रुपए का जो लोन है ना, वो तो आपको देना है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में देना है। बाकी 60 रुपए का आपको जिसको देना है उसको दीजिए। तो सवाल यह कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होती है। सरकार ने कुछ सेक्टर तय करके रखे, जैसे खेती हो गया, शिक्षा हो गया, भाई किसी को होम लोन चाहिए, सॉरी एजुकेशन लोन चाहिए, या खेती के लिए कुछ लोन चाहिए, ठीक है, या छोटे धंधे पाने के लिए लोन चाहिए, या फिर जिसे हम कह सकते हैं कि हेल्थ सेक्टर के लिए लोन चाहिए, ठीक है, इंडस्ट्रीज के लिए लोन चाहिए। तो सरकार ने कुछ सेक्टर बना कर रखे कि नहीं ये तो प्रायोरिटी सेक्टर लोन है, और इन सेक्टर पे अगर पैसा नहीं दिया जाएगा तो हमारा देश का विकास नहीं होगा। तो सरकार हर बैंक के हिसाब से तय कर देती कि आपको इतना लोन तो PSL में देना ही है। अब इस PSL की कैटेगरी में स्टार्टअप भी आ गए, मतलब स्टार्टअप को भी सरकार ने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में डाल दिया। मतलब अब बैंक स्टार्टअप वाले व्यक्ति की फाइल रिजेक्ट नहीं कर सकती कि नहीं हमें नहीं देना, जाओ
क्योंकि अब तो ये प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग में आ गया, तो हर बैंक की शाखा का, हर ब्रांच का कुछ टारगेट रहता है कि मान लो आपको 10 स्टार्टअप के लोन तो बांटने ही है, तो उनको बांटने ही रहेंगे, 10 लोन तो क्लियर करने पड़ेंगे स्टार्टअप के। तो प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग जो है, इसमें अब स्टार्टअप को भी डाल दिया गया है। सरकार ने एक फंड तैयार किया, इसका नाम है सेतु। शॉर्ट फॉर्म क्या है? सेतु। एक तो हमारी सरकार के साथ दिक्कत ये कि शॉर्ट फॉर्म बहुत बनाती है, कोई भी योजना बनाएगी उसका शॉर्ट फॉर्म रख देगी और फुल फॉर्म आप याद करते रहिए। जो सेतु फंड है उसका फुल फॉर्म क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन, यानी स्वरोजगार और अपने अपने टैलेंट का आप सही उपयोग करिए। इसके लिए सरकार ने 1000 करोड़ रुपए निकाल के रखा है कि भैया सेतु फंड के तहत भी आप लोन ले सकते हैं। ठीक है। सरकार ने जो लाइसेंस लगते हैं स्टार्टअप खोलने के लिए, 14 लाइसेंस लगते हैं, 14 तरह के लाइसेंस से परमिशन लगती है। सरकार ने उसके लिए क्या बना दिया है? एक पोर्टल बना दिया है, मतलब ऑनलाइन ही आप इन लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं और लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। आपको चक्कर नहीं काटना, ऑफिस ऑफिस नहीं खेलना आपको, कभी इस ऑफिस कभी इस ऑफिस, क्योंकि आप देश के बेस्ट माइंड हैं, आप यही ऑफिस ऑफिस खेलेंगे तो स्टार्टअप कब शुरू करेंगे और देश को नया चीज कब देंगे। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं स्टार्टअप को लेकर के। डेफिनेशन चेंज कर दी कि 1000 करोड़ का सीड फंड है, 1000 करोड़ का सेतु फंड है, स्टार्टअप को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में डाल दिया है। इस बार के बजट में सरकार ने वन मैन कंपनी वाला जो क्लॉज है उसको भी क्लियर कर दिया है। प्रधानमंत्री योजना मुद्रा योजना के तहत 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, और ई बिच यानी इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के माध्यम से हम हर प्रकार के जो लाइसेंस है स्टार्टअप खोलने के लिए उसको हम ऑनलाइन अप्लाई करके ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकते हैं। इस वजह से आप ये सब चीज देखकर समझ रहे होंगे कि भारत जो सरकार है वो स्टार्टअप के लिए कितनी ज्यादा कमिटेड है, और वो चाहती है कि हमारे देश में जो युवा है वो आत्मनिर्भर बने, नौकरी नौकरी ना खेले। अगर उसके पास आइडिया है तो हम उसको पैसा देंगे, हम उसको फंडिंग करेंगे, हम उसको सहयोग करेंगे, और हम भी चाहेंगे कि वो भी हमारे देश का अगला ओला उबर, उबर तो नहीं, उबर दूसरे देश की है, ओला भैया स्विगी जोमेटो बने। ठीक है। और सबसे रोचक बात यह है कि कोविड के समय भी स्टार्टअप हमारे देश में बहुत खुले हैं। कोविड के समय भी मतलब लोगों के पास दिमाग मतलब है। जैसे यहाँ पे लिखा है देखिए, कोविड समय जब पूरे देश में कोविड था तब 11 ऐसी कंपनियां थी, 11 ऐसे स्टार्टअप जो यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो गए। यूनिकॉर्न मैंने बोला जो 1 बिलियन डॉलर, एक 1 बिलियन मतलब होता है 10 की पावर 9, इतने जीरो लगा दो। 1 बिलियन डॉलर का जो धंधा करे साल भर में उसे यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं, यूनिकॉर्न। तो कोविड के समय भी 11 ऐसी कंपनी थी जो नई यूनिकॉर्न बनेंगी, मतलब इन्होंने इतना बड़ा धंधा किया। तो हमारे देश में बहुत अच्छा इकोसिस्टम स्टार्टअप को लेकर 2016 से एक स्कीम चली आ रही है, और सरकार समय समय पे इससे जुड़े हुए इवेंट, इससे जुड़ी हुई समिट और इसकी जो ईजिंग है स्टार्टअप को शुरू करने की, उसको चलाने के लिए, वो सरकार समय समय पे उसको बहुत ध्यान देती है। तो बहुत अच्छा इकोसिस्टम है, बहुत अच्छा अभी इन्वायरमेंट है स्टार्टअप को लेकर। और जैसा कि ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि 8,000 स्टार्टअप जो है वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल में रजिस्टर्ड है। असल में ये एक पोर्टल है, ये सरकार का फ्लिपकार्ट है, समझ लो सरकार का फ्लिपकार्ट है। क्या नाम है इसका? जेम पोर्टल। जेम का पूरा फॉर्म क्या, फुल फॉर्म क्या है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस, मतलब सरकारी बाजार। तो जो भी सरकारी कंपनियां हैं या जो भी सरकारी चीजें हैं, अगर उनको कोई भी चीज खरीदना होता है, जैसे मान लीजिए मुझे मेरे ऑफिस के लिए कुर्सी टेबल खरीदनी है, अब सरकारी ऑफिस है तो मुझे खरीदनी है, तो मैं फ्लिपकार्ट से कुर्सी टेबल ऑर्डर नहीं कर सकता। मेरा फ्लिपकार्ट है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, हम यहाँ से अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे और यहीं से हमें कुर्सी टेबल मिलेगा, सब कुछ यहाँ मिलेगा हमें। लेकिन ये सरकार का जेम पोर्टल है, सरकार का। अब ऐसा नहीं कि ये सरकारी फ्लिपकार्ट में जो सामान बेच रहे हैं वो भी सरकारी लोग होंगे, नहीं। इसमें बहुत सारे प्राइवेट लोग, प्राइवेट दुकान वाले अपने आप को रजिस्टर करके रखते हैं। मैंने क्या बोले? सरकारी फ्लिपकार्ट है समझ लो। और वो लोग, सरकार इनको ऑर्डर करती है, सरकारी ऑफिस इनको ऑर्डर करते हैं और ये लोग उसको क्या करते हैं? डिलीवरी कर देते हैं। तो ऐसे यहाँ लिखा है देखिए कि 8,000 स्टार्टअप जो कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में रजिस्टर्ड है, मतलब वो लोगों को डिलीवरी दे रहे होंगे, सामान दे रहे होंगे। उन्होंने 2300 करोड़ का व्यापार किया, सरकार से इनको 2300 करोड़ रुपए मिले। इन्होंने सरकार को सामान दिया होगा, सुविधा दी होंगी, सर्विसेज दी होंगी, उनको 2300 करोड़ रुपए मिले। ये सरकारी फ्लिपकार्ट है, गवर्नमेंट जेम पोर्टल है ना। तो कभी भूलोगे नहीं, सरकारी फ्लिपकार्ट मतलब यहाँ सरकार खरीदती है, बेचता कोई भी है लेकिन खरीदार सिर्फ सरकार है। तो अभी तक की बात क्लियर हुई सभी को? यस सर।
तो अगर देखें वे फॉरवर्ड क्या है, क्या क्या कमी बस है, कमी ये है कि जो फंडिंग है वो थोड़ी आसानी से मिले, और जो लाइसेंसिंग प्रोसेस है वो और थोड़ी जल्दी हो जाए, कि अभी 1-2 दिन में ही सब चीज़ क्लियर हो जाए, और जो स्टार्टअप डूब रहे हैं या फिर बर्बाद हो रहे हैं उन पे उनको सरकार की थोड़ी मदद मिल जाए। तो ये सब कुछ वे फॉरवर्ड है। और यहाँ पे एक अच्छी लाइन है, ऑफ द यूथ, बाय द यूथ एंड फॉर द यूथ। ठीक है, तो ये भैया यूथ ने ही बनाया है, यूथों के लिए बनाया है, यानी युवा के लिए बनाया है, और यूथ इसमें काम ही कर रहा है। जैसे ये मुझे कोट कहीं से कुछ याद दिला रही है, कहीं अपन ने कुछ पढ़ा है क्या ऐसा, फॉर द पीपल बाय द पीपल, ऐसा कुछ किसी ने कहा था क्या, बताइए। अब्राहम लिंकन। किसने कहा था? लिंकन, अब्राहम लिंकन। हाँ, क्या कहा था उन्होंने? ये तो आपने सही बताया, अब्राहम लिंकन ने कहा था, बहुत बढ़िया। तो उन्होंने क्या कहा था, ढूंढना उसको ना, उसी से हमने चिपका लिया है। मतलब हमारी सरकार का ये विजन है अभी, कि अब हम इस तरह काम करें। डेमोक्रेसी है ना, ऑफ द डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दी थी, पीपल। बहुत बढ़िया। कि लोकतंत्र क्या है, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता, है ना, जनता से। ठीक है, बढ़िया। तो ये आप लोगों ने इकोसिस्टम की सारी राम गाथा सुन ली। और ऐसा नहीं कि हमारे स्टार्टअप्स जो हैं, देखिए हमारे पास स्टार्टअप तीसरे नंबर पे है, हमसे ज़्यादा स्टार्टअप ब्राजील में खुल रहे हैं। एक शायद कंपनी और है, उसका इसमें लिखा है कि नहीं लिखा है पता नहीं। हम थर्ड नंबर पे दुनिया में स्टार्टअप खोलने में। ठीक है, तो ये जो स्टार्टअप वाला जो इकोसिस्टम है, ये वेस्टर्न कल्चर की देन है। दुनिया भर में बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप खुल रहे हैं और बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। ये अमेजन हो गया, या जिनका भी ये माइक्रो, ये फेसबुक है, ये सब क्या है, ये सब स्टार्टअप ही है। ऐसे नहीं कि 50 साल पुरानी कंपनी है, लेकिन बढ़िया है, और हमारे देश के स्टार्टअप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो हम लोगों ने स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में पढ़ लिया। जो यूनिकॉर्न्स कंपनी है उनके बारे में आप लोग देख लेना, थोड़ा जानना कब कौन सी और ये जितनी भी यूनिकॉर्न कंपनी होती है, ये अलग अलग सेक्टर में काम करती है। जो भी स्टार्टअप है उनका सेक्टर अलग होता है। कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट। और ये बड़ा विवाद का टॉपिक है, खास करके आप लोग सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं और सरकार कुछ ऐसा कह रही है कि हम फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट लाएंगे, क्या है। और आम भाषा में कहे तो ठेके वाली नौकरी कह सकते हैं इसको, या कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी कह सकते हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि नहीं भाई, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। क्या है इससे जुड़े हुए, क्या बकवास है, क्या दिक्कत है, सब कल देखेंगे हम, है ना। और ये सरकार का वर्जन है कि अब हम, जैसे अभी तक क्या होता है, आपने एक बार सरकारी नौकरी पा ली तो जब तक रिटायर नहीं होंगे तब तक आपकी नौकरी बरकरार है, यानी लाइफ टाइम का रिचार्ज हो गया आपका। लेकिन अभी अब ऐसा नहीं होगा, सरकार ने ये कहा है कि अब लाइफ टाइम का रिचार्ज नहीं करेंगे, हम फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट क्या होगा यार, ये चीज हम कल देख लेंगे, है ना, कि क्या है इस पे, क्यों बवाल, मतलब बवाल मचा हुआ है, और सरकार की क्या मंशा है इस पे।